नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। सब्सिडी और लाइन लॉस ने ऊर्जा विभाग की हालत खराब कर रखी है। ना तो सरकार पूरी सब्सिडी देती है और ना ही विभागीय अमला लाइन लॉस कम कर पा रहा है। राजनीतिक दबाव और वोट बैंक के चलते सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि सब्सिडी की घोषणा कर देते हैं। किसानों, आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को बिलों में सब्सिडी मिलने भी लगती है, लेकिन इस सब्सिडी के एवज में सरकार के द्वारा की जाने वाली भरपाई की राशि पर्याप्त नहीं मिल पाती है, जिससे ऊर्जा विभाग पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बिजली की सब्सिडी के लिए ऊर्जा विभाग को सरकार से 21,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अब तक मिले केवल 2,000 करोड़ रुपए हैं। इधर बिजली की चोरी और तकनीकी खामियों के कारण होने वाले लाइन लॉस से मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को हर महीने करीब 250 करोड़ की राशि का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में सर्वाधिक चंबल क्षेत्र में लाइन लॉस हो रहा है। इस मामले में बैतूल जिले की स्थिति दूसरे जिलों की तुलना में काफ़ी ठीक है। भोपाल जिले में लाइन लॉस करीब 20% तक है। पूर्व विद्युत वितरण कंपनी में लाइन लॉस से हर महीने करीब 75 करोड़ की राशि का नुकसान हो रहा है। पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले बिंद क्षेत्र में सर्वाधिक लाइन लॉस होता है। लाइन लॉस के मामले में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति दोनों विद्युत वितरण कंपनियों की तुलना में बेहतर है। बावजूद इसके हर महीने पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी में भी लाइन लॉस से 50 करोड़ की राशि का नुकसान हो रहा है। ऊर्जा विभाग की आर्थिक स्थिति खराब होने का ही नतीजा है कि थर्मल पावर प्लांटों के वास्ते खरीदे जाने वाले कोयले का मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी पैसा नहीं चुका पा रहा है। कोयले की उधारी बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ पहुंच गई है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद निगम साहब। सूर्यकांत जी, लाइन लॉस पर कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अमले की होती है। आखिर आला अफसर जो हैं उनको क्यों नहीं दिखाई देता है इस ओर? हर महीने करीब 250 करोड़ से ज़्यादा का लाइन लॉस हो रहा है और ये विभागीय अमले को कसने की और उनको मुस्तैद करने की ज़रूरत है कि लाइन लॉस पे कम से कम हो। क्या कहेंगे आप? देखिए निगम साहब, आपको बता दें, बिजली विभाग के कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक जो अफसर बैठे हैं सारे के सारे नकारा हो चुके हैं जी। उन्हें अपने स्वार्थ और अपने फायदे का ही ध्यान रहता है और यही वजह है कि बिजली जैसी चीज को लेकर अगर विभाग घाटे में जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आपको बता दें, अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की बिजली विद्युत कंपनियों को आपको सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे तो उनको जो ग्रेड मिला है वो C++ ग्रेड मिला है। जी हाँ। मतलब देश भर की जो 41 बिजली वितरण कंपनियां हैं उनमें मध्य प्रदेश को अंतिम स्थान दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? यह रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं 2 साल पहले की। जी जी। इस रिपोर्ट के बाद भी ना तो सरकार ने, ना ऊर्जा विभाग ने और ना बिजली वितरण और विद्युत कंपनियों के आला अफसरानों ने कोई कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी वजह से हालत जस की तस बनी हुई है। आप देखो, खर्चे बढ़ा रहे हैं जी हाँ। लेकिन वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आय में वृद्धि करने के प्रयास नहीं किए जा रहे। लाइन लॉस पर तो कोई नियंत्रण है ही नहीं जी हाँ। आप इससे समझ सकते हो कि अगर 2020 और 21 के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 में से 3 बिजली कंपनियों में 28 से 36% तक लाइन लॉस है जी हाँ। और आप ये देखिए, सारे अफसर, मैं नहीं कहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में या वहाँ क्या स्थिति होगी, यहाँ पर सरकार बैठती है भोपाल में सारे उनके अफसरान बैठते हैं और भोपाल में ही अगर आप उदाहरण के रूप में ले लें तो कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर दिन और रात खुलेआम बिजली चोरी करके घरों को रोशन किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है।
लेकिन ना बिजली अमले को दिखता है, ना सरकार को दिखता है, ना प्रशासन को ये सारी चीजें दिखती हैं। उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ वो ईमानदार उपभोक्ता जो समय पर बिजली का बिल जमा करते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हैं। हद तो यह है इस विभाग के कर्मचारियों की कि अगर ईमानदार उपभोक्ता 2 या 3 महीने किसी कारणवश या मजबूरीवश बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उस पर जुर्माना लाद दिया जाता है। लेकिन जो लोग 24 घंटे खुलेआम खम्भों से बिजली डालकर और उसका उपभोग कर रहे हैं, उससे फ्रिज चला रहे हैं, उससे एसी चला रहे हैं, उससे घरों में खाना बना रहे हैं हीटर से, सब आंख मूंद कर देखते रहते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से बिजली का जो लाइन लॉस होता है उसकी भरपाई के लिए भार पर भार ईमानदार उपभोक्ताओं पर लादते जाते हैं और यह स्थिति वर्तमान में है। तो अब क्या कहें, बिजली विभाग के कर्मचारियों को नकारा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहा आपने। और ये आम उपभोक्ताओं पे ही लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। यदि लाइन लॉस सूर्यकांत जी कम किया जाए और इसमें सख्ती बरती जाए तो इसका फायदा भी उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ताओं के, क्योंकि हर बार जब ये बिजली की दरें बढ़ाते हैं तो विद्युत विभाग को यही बताते हैं कि विद्युत जो इनका बिजली विभाग है वो इतने करोड़ के घाटे में है और इसमें है। तो घाटे में जो चल रहा है वो उनकी खुद की लापरवाही के कारण चल रहा है, लेकिन इसका बोझ जो है वो आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए निगम साहब, आपको बता दूं कि अगर लाइन लॉस को यह लोग न्यूनतम कम से कम 15% तक ले आए जी, तो निश्चित रूप से इनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। बिजली विभाग की कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं वो फायदे में नहीं तो कम से कम उस स्थिति में आ जाएंगी कि वो घाटे में नहीं रहेंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगी कम से कम। नहीं है, क्योंकि वो तो हर बार विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका लगाते हैं और उसमें कहते हैं कि साहब हम इतने घाटे में चल रहे हैं, इस घाटे की पूर्ति के लिए हमें बिजली की दरों में वृद्धि करना जरूरी है। तो विद्युत नियामक आयोग भले ही संवैधानिक संस्था हो, लेकिन वो उपभोक्ताओं से ज्यादा बिजली कंपनियों पर मेहरबान रहता है। और यही वजह है कि जब भी उनने कोई याचिका लगाई है दरों में वृद्धि के लिए, ठीक है, अगर वो 7% चाहते हैं तो 5% वृद्धि कर दी जाती, 5 चाहते हैं तो 1-1.5% कर दी जाती, लेकिन वृद्धि तो होती है। लेकिन उन अफसरों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है जिनके यहाँ सर्वाधिक लाइन लॉस होता है, जिनके यहाँ वसूली पिछड़ी हुई है। और खास चीज आपको बता दें निगम साहब कि कभी भी पूरी बिलिंग बिजली विभाग द्वारा नहीं की जाती है। अगर पूरी बिलिंग हो जाए और उस बिल की राशि की वसूली कर ली जाए तो भी एक घाटे के बड़े अंतर को पाटा जा सकता है। जी हाँ, कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में तो रहेगी। ठीक है, यदि लाभ की स्थिति में नहीं रहती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में रहे, उसमें भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जो बेतहाशा बिजली के बिलों में वृद्धि होती है उसमें कहीं ना कहीं तो लगाम लगेगी, एक निश्चित मात्रा में बढ़ेगा जो बहुत बड़ा बोझ होता है उपभोक्ताओं पे। सूर्यकांत जी, निगम साहब एक चीज और बता दूं आपको जी, शायद मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों का 26,055 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ओढ़ चुकी है। जी हाँ। उसके बाद भी यह कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पर जब इसका भार आता है तो वो टैक्स पेयर के पैसे का उपयोग नहीं माना जाएगा, उसे दुरुपयोग माना जाएगा। जनता से जो पैसा करों के रूप में सरकार वसूलती है उस करों का सदुपयोग होना चाहिए, विकास कार्यों में उपयोग होना चाहिए। लेकिन उसमें से एक बड़ी राशि इन बिजली कंपनियों को चली जाती है, जिससे ना तो उपभोक्ता को कोई फायदा होता है, न जनता को कोई फायदा होता है और न सरकार को फायदा होता है। तो मैं निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस लाइन लॉस जो अफसर कम नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम उपभोक्ता को उसमें राहत मिल सके। सूर्यकांत जी, ये जो सब्सिडी भी पेंडिंग हो रही है बहुत बड़ी मात्रा में, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इसकी भरपाई करे। जो भी उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है, करीब 21,000 करोड़ की सब्सिडी ड्यू हो गई है सरकार पे, सरकार वो भी नहीं दे रही है। तो ये भी एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए कि जो सब्सिडी है भाई तभी वो उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। उपभोक्ताओं को तो दी जा रही है, लेकिन बिजली विभाग को ये नहीं
तो इन दोनों कारणों की वजह से सरकार की आय बुरी तरह प्रभावित हुई है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। उसका परिणाम यह है कि जब सरकार ने बिजली कंपनियों का भुगतान नहीं किया तो बिजली कंपनियां कोयला कंपनियों का पैसा वो उधारी नहीं चुका पा रहे हैं। उनका 700 करोड़ से ऊपर की उधारी हो गई है। यही वजह है कि कोयला कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादन कंपनी को धीमे धीमे कोयला कम मात्रा में और बगैर गुणवत्ता का देना शुरू कर दिया गया है, जिससे कोल आधारित जो भी उत्पादन इकाइयां बिजली बनाने वाली ताप विद्युत गृह है वहां पर उत्पादन लगातार गिर रहा है। तो अब इसके लिए तो निश्चित रूप से कंपनी और सरकार दोनों दोषी है। सूर्यकांत जी, ये जो बिजली विभाग है ये बिजली के बिलों में गड़बड़ी के लिए बहुत कुख्यात हो चुका है और इसको लेके बहुत सारे जो आम उपभोक्ता हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। कई बार रीडिंग गलत आती, कई बार अमाउंट गलत हो जाता है, कई और भी तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम नई तकनीक का अब अडॉप्ट किया है उन्होंने और भी बहुत सारी चीज काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इस दिशा में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता आज भी परेशान है। कईयों के तो है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी उनके बिलों में कोई सुधार नहीं होता। और अभी हाल ही में जो शायर हैं मंजर भोपाली, उनका भी बहुत कम राशि का बिल आना चाहिए लेकिन एक बहुत बड़ा लाखों की राशि में बिल पहुंचा दिया, फिर बाद में उसमें संशोधन हुआ। तो ये तो खैर सेलिब्रिटी थे, लेकिन आम उपभोक्ता तो और ज़्यादा परेशान हो जाते क्योंकि उनकी सुनवाई भी नहीं हो पाती। इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए निगम साहब, क्या बिजली कंपनी में जो भी कर्मचारी अब काम कर रहे हैं, चाहे रीडिंग लेने का हो, बिल देने का हो, बिल जनरेट करने का हो, लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम हो, तो ये सारा का सारा काम ठेके पर दे दिया गया है। अब जब जो व्यक्ति या जो कंपनी ठेका लेती है वो चाहती है लेकिन नियंत्रण तो बिजली विभाग का ही रहता है ना ऊपर, सूर्यकांत जी। इसमें नहीं, बिजली विभाग के तहत ही वो कंपनियां काम करती हैं, लेकिन वो ठेके पर होते हैं तो उनके कर्मचारी। तो जब ठेके पर कर्मचारी रखे जाते हैं तो बिजली जिन लोगों ने ठेका लिया हुआ होता है वो कुशल कर्मचारियों को रखने की जगह अर्धकुशल या अकुशल कर्मचारियों को रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस कर्मचारी को कम भुगतान करना होता है, जबकि बिजली कंपनियों से ठेके के रूप में पर कर्मचारी के हिसाब से एक तय राशि मिलती है। तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वह अकुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों को रख लेते हैं और वो फिर अपने मनमाने हिसाब से काम करते हैं। आप बताइए, कोरोना काल में जब आपके यहाँ करीब 65 दिन कोरोना कर्फ्यू लगा रहा, उस समय मध्य प्रदेश में छोड़ दिया जाए तो भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में कहीं कोई रीडिंग नहीं ली गई, ना बिजली के बिल दिए गए। उस समय अनुमान के हिसाब से बिल जारी किए जाते रहे और उसका भुगतान भी उपभोक्ताओं ने किया, लेकिन जब उसके बाद अब बिल आना शुरू हुए तो पता लगा कि 2 माह की एकदम रीडिंग जोड़कर बिल भेजे गए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिजली के बिलों में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां आ रही हैं जिनमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है और उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। रहा सवाल लाइन लॉस का, तो लाइन लॉस में भी ये हर महीने 50 रीडिंग आती हो उसके हिसाब से बिल आता हो और उसे एक साथ जब वो 200 रीडिंग आई है तो उसका बिल कितना भारी हो गया होगा। सूर्यकांत जी, ये सही है कि लाइन लॉस भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही बिजली के बिलों में जो गड़बड़ी है उसको सुधार पा रहे हैं और इस पे जरूर सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली से जुड़े हुए हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। सरकार आम नागरिकों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। इन योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम नागरिकों को लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी अफसरों की रहती है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, योजना बना दी और राशि का प्रावधान भी कर दिया, लेकिन जब हितग्राहियों को लाभ दिलवाने की बारी आती है तो अधिकारी लापरवाही बरतने लगते हैं। इन सब की परिणति यह होती है कि जिनके लिए योजना बनी है उन्हें ही ज़रूरत पड़ने पर लाभ से महरूम रहना पड़ता है। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 2 योजनाओं में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव और शासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र भेजा गया, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है। मंत्रालय से कुल सचिवों
और प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि योजना के पात्र हितग्राहियों को, जो उसमें हितग्राही विद्यार्थी होते हैं, को शुल्क की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करवाई जाए। अफसरों की लापरवाही से काफ़ी संख्या में विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रह गए। छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में जिन छात्रों को 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या फिर CBSE और ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा में 85% या फिर उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उन छात्रों को स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए शिक्षण शुल्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी तरह मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता पिता का मध्य प्रदेश के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होगा, ऐसे विद्यार्थियों का स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें योजना के अंतर्गत मेस शुल्क एवं कौशन मनी शुल्क को छोड़कर जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग या फिर भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, इसका ही भुगतान किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थियों के लिए योजना चलाई गई है, वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये वहाँ के अधिकारी, प्रोफेसर और प्राचार्यों की लापरवाही के चलते ही ये विद्यार्थी लाभ से वंचित रह पा रहे हैं। ये जो योजनाएं हैं जिनमें लाभ नहीं मिल पा रहा है विद्यार्थियों को, CM जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में असंगठित कर्मकार के बच्चों को उच्च शिक्षा शिक्षण शुल्क सरकार के देने का प्रावधान है, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये शुल्क नहीं दे रहे हैं, तो मजबूरन विद्यार्थियों को ही यह शुल्क अदा करना पड़ रहा है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुछ नवीन श्रेणियों को शामिल किया है, जबकि कुछ श्रेणियों में संशोधन कर और व्यापक स्वरूप दिया गया है, ताकि इन श्रेणियों के लोगों को भी अब सरकार के द्वारा दिए जाने वाला 1 रुपये किलो का खाद्यान्न मिल सके। जिन वर्गों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाया गया, उनमें अन्य वंचित वर्ग, कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शुमार किए गए हैं। अन्य वंचित वर्ग में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग कर भरण पोषण करने वाले गरीब व्यक्ति तथा कचरा उठाने वाले व्यक्तियों को भी अब 1 रुपये किलो की दर पर हर महीने 5 किलो खाद्यान्न में गेहूं चावल मिलेंगे। इसी तरह कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को भी 1 रुपये किलो की दर से हर महीने गेहूं चावल दिया जाएगा। इस योजना में पहले से शामिल 2 वर्गों में सरकार ने संशोधन किया है। अभी तक शहरी क्षेत्र की घरेलू कामकाजी महिलाओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ता खाद्यान्न मुहैया कराया जाता था, लेकिन अब इस श्रेणी में संशोधन कर दिया गया है। महिलाओं के साथ ही घरेलू पुरुष नौकरों को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। अभी तक पंजीकृत मंदबुद्धि एवं बहुविकलांग व्यक्ति को ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने 1 रुपये किलो की दर से गेहूं चावल मिल रहे थे, लेकिन इस श्रेणी में संशोधन कर अब 40% से अधिक के दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पहले से 2 दर्जन श्रेणियां शामिल थीं। अब ये सब श्रेणियां इसके अतिरिक्त शुमार की गई हैं। इधर प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से 50% या उससे अधिक क्षति हुई थी, उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब इनको 1 रुपये किलो की दर से हर महीने 5 किलो खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुछ नई श्रेणियां शुमार की हैं। अब उनको भी ये लाभ सरकार देगी, जिसमें कुष्ठ रोगी, ट्रांसजेंडर सहित कुछ और लोग भी शामिल हैं। अभी तक घरों में काम करने वाली महिलाओं को ही, जो घरेलू नौकर होती थी, उनको ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब जो पुरुष भी काम कर रहे हैं किसी घर में नौकर का, तो उनको भी राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में ले आई है। अब इनको भी 1 रुपये किलो
की दर से गेहूं और चावल हर महीने 5 किलो मिलेगा। अब बात करेंगे इनसाइड राजतंत्र के एक खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। जल संसाधन विभाग में बड़े बड़े ठेके में काम भले ही शुरू नहीं हुआ, लेकिन इन ठेकों में सामान की सप्लाई की आड़ में ठेके की करीब 70 से 80% राशि का भुगतान किया जा रहा था। वैसे इसमें सबसे ज़्यादा पाइप की सप्लाई हुई थी, इसलिए इसको पाइप घोटाले से संबोधित किया जा रहा है। आजकल मंत्रालय में इस पाइप घोटाले को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक समय में व्यापम घोटाले को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि पहले व्यापम घोटाले में सिलेक्टिवली निपटाने का काम किया जा रहा था, बाद में व्यापम घोटाला जलेबी की तरह गोल गोल घूम गया, फिर व्यापम घोटाला अनगाइडेड मिसाइल हो गया। आँच उन पर भी आने लगी जो इसको गाइड कर रहे थे। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल कर ब्रेक लगाए गए। लोग कह रहे हैं कि अब जल संसाधन विभाग के पाइप घोटाले को भी सिलेक्टिवली निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा ना हो कि पाइप घोटाला भी व्यापम घोटाले की तरह बाद में अनगाइडेड मिसाइल बन जाए और कर्ता धर्ता को तौबा करना पड़े। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। सच्ची सहेली ही है महिला।